Hello, everybody, and welcome back to Lit Up. My name is Annie, and in this lecture today, we are going to move deeper into some of the important concepts of linguistics. We have already had two lectures before this one, and this third one is basically an extension of the first one that we did. तो पहला जो हमारा लिंग्विस्टिक्स का मैंने आपको क्लास लिया था उसमें वी हैड टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द बेसिक टर्म्स फ्रॉम फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स राइट. In this lecture today, we will speak about the terms which are related to morphology, focusing on that, and a few others in linguistics, some basic terms which are there in linguistics. Then we will also explore the contributions of major theorists like Delheims and J.L. Austin. So basically we are focusing here on sociolinguistics and the philosophy of language respectively. Let's start. Part 1. We are going to speak about morphology. What is morphology? Morphology is the study of word structure. If you have done the first lecture with me and then you can relate. If you have not, please go do it after this. It's fine. फर्स्ट लेक्चर में हमने जब फोनोलॉजी की बात की थी या फोनेटिक्स की बात की थी तो हमने देखा था उसमें पहला टर्म था फोनीम. और फोनीम में हमने कहा वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का. कोई भी साउंड है जैसे प ब ड ट, ये सब फोनीम्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स है ना. तो वहाँ पे हम साउंड्स की बात कर रहे थे. मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज, ये वर्ड के पूरा वर्ड को हम स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है. सो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड. मॉर्फोलॉजी में ही बहुत सारी टर्म्स हैं. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैम. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट की टर्म इन मॉर्फोलॉजी इज मॉर्फीम. जैसे वहाँ पे फोनीम था, यहाँ पे मॉर्फीम है. मॉर्फीम जैसे फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज था, मॉर्फीम होता है जो मॉर्फ हो चुका है, मतलब कुछ बन चुका है, मीनिंग स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ओके, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. कोई भी वर्ड ले लो, छोटा वर्ड जिसमें जो सबसे छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल रन, नॉर्मल छोटा वर्ड है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉर्फीम्स. गो, ये सब मॉर्फीम्स हैं. लेकिन इसी में सफिक्स और प्रीफिक्स भी मॉर्फीम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एस लगाते हैं हम, ईडी लगाते हैं लास्ट में, तो ये भी मॉर्फीम्स होते हैं. अब जैसे मैं बोलूं अनहैप्पीनेस, अन एक मॉर्फीम है, प्रीफिक्स है, प्लस हैप्पी उसका रूट वर्ड है, प्लस एक सफिक्स भी है इसमें NESS, अनहैप्पीनेस. मॉर्फीम्स के टाइप्स होते हैं दो तरह के, मेजरली मॉर्फीम्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स वो होते हैं दैट कैन स्टैंड अलोन. मतलब जैसे मैंने कहा आपको अनहैप्पी इज नॉट अ फ्री पूरा का एक, अगर पूरा मॉर्फीम ले लें. लेकिन अगर हमने जो ये वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, रन, गो, ये हैं फ्री मॉर्फीम्स, दे कैन स्टैंड अलोन, उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो नीचे लिखे हैं, कैन दे स्टैंड अलोन?
they don't make any meaningful unit of language, right? They always need another root morpheme, जैसे कि runs, goes. तो free morpheme कौन से हैं? That can stand alone. For example, run, happy. Then of course bound morphemes कौन से हैं? जो bounded हैं. They cannot stand alone. For example, sir, ed. They can also be prefixes. जैसे कि re, un, ये सारे हैं bound morphemes. They are the two major types of morphemes. Then इनके आगे morphemes में कुछ और terms हैं, जैसे कि we have derivational morpheme. एग्जाम में inflectional morpheme पे क्वेश्चन आया है. We have derivational morpheme. इनको अगर जो टर्म्स हैं उनका मतलब समझते हो सब लोग तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है. डिराइव जो हो, मतलब जो चेंज कर दे मीनिंग को या फिर वर्ड के क्लास को, वर्ड क्लास रूट के वर्ड क्लास को चेंज कर दे, वो होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम. फॉर एग्जांपल, हैप्पी एक रूट वर्ड है, उसमें आपने प्रीफिक्स लगा दिया, अनहैप्पी कर दिया, तो वो डेरिवेशनल मॉर्फीम है. ये सारे जो हम बात करेंगे वो या तो मोस्टली बाउंड मॉर्फीम्स के टाइप्स आप बोल सकते हो. डेरिवेशनल मॉर्फीम दैट चेंजेस द मीनिंग or word class of root. For example, unhappy बन गया, right? teach से teacher बन गया, आपने suffix लगा दिया. teach root word है, एक free morpheme है, derivational. फोर्थ इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, जो आपके एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ग्रामर, जो इंडिकेट करे ग्रामेटिकल फंक्शंस को without changing the word class. वर्ड का क्लास कैसे चेंज हो रहा है? जैसे हैप्पी है, हैप्पी से अनहैप्पी हो गया, पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया. टीच से टीचर, पूरा का पूरा वर्ड क्लास चेंज हो गया. लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में वो ग्रामेटिकल फंक्शन को इंडिकेट करेगा विदाउट चेंजिंग द वर्ड क्लास. Can you think of an example? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स तो कौन से वर्ड्स इंडिकेट करते हैं? रन से रन, इंग्लिश में 8 हैं. रन से रन्स बन गया. ग्रामर चेंज हो रहा ना सिर्फ, जैसे ईडी लग गया लास्ट में तो प्रेजेंट से पास्ट हो गया. आईएनजी लगा दिया, सिंग, सिंगिंग, तो कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया. और ईएन लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, सिंपल एस हमने लगा दिया, ईआर लगा दो,
टीचर, या टीचर में तो टीच से बन गया तो वो इन्फ्लेक्शनल नहीं है, रिमेंबर, या EST लगा दो। एक नॉर्मल एस भी हो सकता है, एक प्लूरल वाला एस। तो ये है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चार टर्म्स। फिफ्थ इज एलोमॉर्फ्स। लास्ट क्लास में हमने एक टर्म किया था, सिमिलर टर्म था एलोमॉर्फ्स। एक ही मॉर्फीम के कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं, सेम है जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, जैसे डॉग्स एंड कैट्स, दोनों में लास्ट में एस लग रहा है, लेकिन लुक एट द साउंड वेराइटी, द वेरिएंट्स ऑफ अ मॉर्फीम दैट अकर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। जैसे कि प्लूरल मॉर्फीम्स में आप साउंड जो है स का आ सकता है, ज का साउंड आ सकता है, डॉग ज एंड कैट स। तो दोनों में है तो प्लूरल ही, लेकिन जो साउंड है वो डिफरेंट है। या फिर इज का साउंड भी आ सकता है जब आप प्लूरल की बात करते हो, है ना। डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, इज का साउंड हॉर्सेस। अब आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज सिंपल, दो मॉर्फीम्स को जोड़ दो, जॉइनिंग टू मॉर्फीम्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, टूथ ब्रश, दे आर कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंडिंग भी कहते हैं। So these are a few terms which are there in morphology. Now we are going to move on to some other terms. जब वर्ड बन गया, साउंड हो गया, वर्ड हो गया, उसके बाद क्या बनेगा, वर्ड्स को जोड़ के बनेगा एक सेंटेंस। तो जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ यूनिट। नाउन फ्रेज होते हैं, वर्ब फ्रेज होते हैं, वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल। ट्री डायग्राम्स जैसे कि हायरार्की सेंटेंस स्ट्रक्चर में, या फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी जैसे कि विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी अनोइंग, इसमें एम्बिग्विटी है, सिंटैक्ट में ही एम्बिग्विटी है। ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जैसे डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर, जैसे जो हमने चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है किया था। इट्स यूजफुल फॉर अदर्स टू। नेक्स्ट टर्म इज, अब साउंड्स का स्टडी हो गया, वर्ड्स का स्टडी हो गया, और फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब क्या आता है, सब कुछ बन गया, अब मतलब भी तो जानना है ना स्टेटमेंट का। तो जब आपने मीनिंग को स्टडी करना है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मीनिंग। स्टडी ऑफ मीनिंग। इसमें भी
डिनोटेशन वर्सेस कोनोटेशन, मतलब लिटरल मीनिंग क्या है, इमोशनल मीनिंग क्या है, एसोसिएटिव मीनिंग क्या है. इसी में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की हम बात करते हैं. सेंस वर्सेस रेफरेंस एक होता है. सेंस होता है इंटरनल मीनिंग, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. रेफरेंस होता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आप रेफरेंस क्या ले रहे हो, सिमेंटिक्स के अंदर ही आता है. नेक्स्ट टर्म इज, अब हमेशा हम लोग देखो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी किया है, सब कुछ पढ़ा है. मीनिंग इज नॉट स्टेबल, राइट. और कुछ थ्योरिस्ट्स आए जिन्होंने बात की कि कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग भी चेंज हो जाता है. तो व्हेन यू स्टडी मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स. सॉरी. मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डेक्सिस, वर्ड्स डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड्स होते हैं ना, हियर, कम हियर. हियर क्या है? इट्स अ वर्ड विच इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट. द अदर पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ की बात हो रही है. हियर, देयर, नाउ, यू, दीज आर डेक्सिस. इम्प्लीकेचर होता है what is suggested but what is not explicitly said. ग्राइस के जैसे मैक्सिम्स हैं. presupposition, assumptions which are embedded in the utterances. कुछ assumptions जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, have you stopped smoking? So there is this assumption कि yes, probably the person will say yes. So assumptions which are embedded in the utterances. And then we have speech acts. Very important, speech acts, which we will expand when we talk about J.L. Austin. Next is sociolinguistics. सोशियोलिंग्विस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. इसमें कुछ टर्म्स हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स में, जैसे कि कोड स्विचिंग. नंबर 1, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है. कोड स्विचिंग क्या होता है? सिंपल है, लैंग्वेजेस के बीच में शिफ्ट करना. जैसे आई एम कोड स्विचिंग राइट नाउ, आई एम स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. और यू कैन स्विच बिटवीन डायलेक्ट्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कोड स्विचिंग. Shifting of languages. Diglossia. Diglossia. Diglossia क्या होता है? Coexistence of two language varieties in a community. एक ही community में जब दो languages या दो varieties of a language साथ में exist करती है. बहुत सारी जगहों पे होता है. इनफैक्ट मैक्सिमम रीजन्स में आपको डायग्लॉसिया मिल जाएगा. आप 10 किलोमीटर्स आगे चले जाओ, आपको एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज मिलेगा. नेक्स्ट इज रजिस्टर. रजिस्टर इज अगेन लैंग्वेज वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेलिटी, डोमेन एंड ऑडियंस. आप किस तरह से लैंग्वेज की वैरायटी यूज़ कर रहे हो
एक when you're speaking formally, दूसरा when you are using the language for a particular audience. Then we have dialect versus idiolect. Yeah, idiolect. And we have language prestige. Language prestige is society, आपका societal status which is based on a language or a dialect. And this leads us to theorists like Delheims. ठीक है, ये कुछ और टर्म्स आज हमने की, इतनी आज काफ़ी है, इतनी याद करो. अब हम आगे चलेंगे to talk about some theorists. See, we have already spoken about Chomsky. So our second lecture, which was on linguistics, it was on Chomsky. Chomsky सबसे ज़्यादा important है when it comes to linguistics. But there are a few others that we will talk about. For example, the first one that we talk about is Delheims. अब डेलहाइम्स कौन थे? सोशियोलिंग्विस्ट थे. वन सेकेंड, ठीक है. डेलहाइम्स, इनका फुल नेम था डेल हैथअवे हाइम्स. 1927 he was born in, and he passed away in 2009. एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे ये और एक फोकलोरिस्ट भी थे. हिज मेजर फील्ड्स इन लिंग्विस्टिक्स आर सोशियोलिंग्विस्टिक्स. देन ही स्पोकन अबाउट द एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. डेलहाइम्स ने चॉम्स्की का जो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू था ना लैंग्वेज का, उसको चैलेंज किया था. एंड ही एम्फसाइज्ड लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. Okay, so if we talk about his major contributions to linguistics, we come to ethnography of communication, which is also called ethnography of speaking. This was a method for studying communication. इसको स्पीकिंग मॉडल भी कहते हैं. स्पीकिंग मॉडल आएगा अभी. तो ये एक मेथड इन्होंने डेवलप किया फॉर स्टडिंग कम्युनिकेशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर. कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे. तो डेलहाइम्स ने कहा कि जब हम एक लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें ऑब्जर्व करना है लैंग्वेज को और देखना है कि लैंग्वेज रियल लाइफ सोशल सेटिंग्स में कैसे यूज़ की जाती है. सिर्फ उसका स्ट्रक्चर नहीं देखना, उसको ये भी देखना है कि एक रियल लाइफ सेटिंग में उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. तो ये शिफ्ट, इस थ्योरी ने शिफ्ट किया हमारा फोकस टू फ्रॉम व्हाट इज़ पॉसिबल इन लैंग्वेज विच वॉज ऑल चॉम्स्की to what is appropriate and what is effective in a given social situation. क्या चीज़ें एक लैंग्वेज में पॉसिबल हैं टू. नाउ व्हाट इज डेलहाइम्स टॉकिंग अबाउट कि क्या अप्रोप्रिएट है और क्या इफेक्टिव है एक गिवन सोशल सिचुएशन में. स्पीकिंग मॉडल की बात करते हैं. क्या है स्पीकिंग मॉडल? हर एक जो लेटर है स्पीकिंग में, SPEAKING, it stands for something. This is one of the most famous contributions wherein each letter stands for a component of a speech situation. Let's see. ठीक है. Speaking. S stands for setting and scene. क्या
सेटिंग है, क्या सीन है जहाँ पे लैंग्वेज, सब कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड है, याद रिमेंबर। क्या मतलब है इसका? टाइम और प्लेस या फिजिकल या साइकोलॉजिकल सेटिंग क्या है ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीच सिचुएशन, जैसे पार्टी हॉल है या फेस्टिव मूड है जब एक इंसान बोल रहा है। P stands for participants. पार्टिसिपेंट्स मतलब स्पीकर कौन है, ऑडियंस कौन है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है एक पूरे स्पीच सिचुएशन में। एक होस्ट है जो स्पीच दे रहा है, गेस्ट्स हैं जो सुन रहे हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ई स्टैंड्स फॉर एंड्स। एंड्स मतलब पर्पस क्या है स्पीच का, व्हाट इज द आउटकम, गोल क्या है। क्या आप जो एक स्पीकर है वो गेस्ट्स को थैंक यू करने आया है, गेस्ट्स को एंटरटेन करने आया है, तो व्हाट इज द एंड ऑफ द स्पीच सिचुएशन। ए स्टैंड्स फॉर एक्ट सीक्वेंस। एक्ट सीक्वेंस मीनिंग ऑर्डर क्या है उसका, इवेंट्स का या जो भी कंटेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रहा है कोई, एक्ट का सीक्वेंस क्या है, इंट्रो दिया, स्टोरी है या टोस्ट कर रहे हैं, तो पूरा सीक्वेंस। के स्टैंड्स फॉर की। की मतलब what is the tone, what is the manner or what is the spirit of the speech situation। क्या लाइट हार्टेड है, cheerful है। I stands for instrumentalities। मैं ऊपर लिखती हूँ। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज मतलब फॉर्म्स या चैनल क्या है आपकी लैंग्वेज का, आपकी स्पीच का। इज इट स्पोकन इंग्लिश और इज इट और आई मीन आर यू यूजिंग अ माइक्रोफोन। इंस्ट्रूमेंट क्या है थ्रू विच यू आर स्पीकिंग। एन नॉर्म्स मतलब रूल्स। Rules, what are the rules governing the event? Social rules. Of course, you have to be polite somewhere or you don't have to interrupt somewhere. What are the norms? And G stands for genre. Type of speech or type of speech act or event. Again, is it a storytelling? Is it a toast? What is your genre? Is it a formal speech? Okay. This is the speaking model. So speaking is a tool to understand how culture shapes communication and vice versa. कि जब आप एक पर्टिकुलर स्पीच एक पर्टिकुलर सेटिंग में है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर, आपकी सोसाइटी किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन को शेप कर रहा है, वो समझना है आपने स्पीकिंग मॉडल के थ्रू। एक और मेजर जो कॉन्सेप्ट है डेलहाइम्स का, वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से आता है? चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में चॉम्स्की ने कहा कि आपको आपके ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यू शुड बी कॉम्पिटेंट लिंग्विस्टिकली। And if you've done the lecture on Chomsky,
I told you that competence and performance, ये दो terms थी Chomsky की, जो which are equivalent to Saussure's terms Long and Parole. Chomsky doesn't really talk about performance. He doesn't really say much about it. So this was a term coined by Delheims in opposition to Chomsky's linguistic competence. Now, what was linguistic competence? Ability to form grammatically correct sentences. But what is communicative competence? I think you can understand very well. It is the ability to use those grammatically, the ability that you have to form grammatically correct sentences. उसको क्या आप use कर पा रहे हो? So the ability to use those sentences appropriately in different contexts. That is Himes' views that you not only have to be competent linguistically, you also have to be competent communicatively. So communicative competence. Knowing when to speak, knowing to whom and how to speak, understanding all the cultural rules of communications are also important. So this became foundational in language teaching also, ELT, discourse analysis में. ठीक है? This is about Delheims. Some of his major works you can see are, number one is Foundations in Sociolinguistics, an ethnographic approach. 1974 का work था. It was an important work which introduced ethnography of communication. Then he wrote Towards Ethnographies of Communication. It was an article जिसने speaking model को launch किया. Toward Ethnographies of Communication. He also wrote this work called In Vain I Tried to Tell You, 1981 का work है. This is on storytelling in Native American cultures. So he was a pioneering figure who revolutionized the study of language by insisting that it must be understood in its social and cultural context. Clear? Delheims? Okay, next. Let's move. We'll do one more today, which is important again. Take 2 minutes. Let me also breathe. So we will talk about J.L. Austin. डेट देखने दो मुझे 1 मिनट. Okay. J.L. Austin, full name John Langshaw Austin, 1911. He was born in and passed away in 1960. He was basically a British philosopher of language. He has spoken about the philosophy of language, pragmatics. He taught at Oxford University and he was also a leading figure in ordinary language philosophy थी एक, so he was a leading figure too. But J.L. Austin का जो हमने पढ़ना है वो है स्पीच एक्ट थ्योरी. स्पीच एक्ट थ्योरी. नाउ J.L. ऑस्टिन ने प्रपोज किया कि लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ नहीं की जाती, बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शंस. ये आइडिया डेवलप हुआ था इनके पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड लेक्चर्स में. इट वॉज कॉल्ड हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. How to do things with words. This came in 1962, I think. Please check the dates. Speech Act theory.
यहाँ पे डेवलप हुई थी, ठीक है। क्या है स्पीच एक्ट थ्योरी में? 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स ये हमें देते हैं। 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, लोक्यूशनरी एक्ट, इलोक्यूशनरी एक्ट और परलोक्यूशनरी एक्ट, ठीक है। ये है मेन लोक्यूशनरी एक्ट। क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, लिटरल अटरेंस आपका। जैसे मैंने कहा इट्स वेरी कोल्ड हियर, ये मेरा लोक्यूशनरी एक्ट है, सिंपल प्लेन। मैंने क्या बोला? लोक्यूशनरी। इलोक्यूशनरी, क्या मैंने जो बोला उसके पीछे कुछ छुपा हुआ था, कोई इंटेंडेड मीनिंग था क्या मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ? अब मैंने कहा इट्स कोल्ड हियर, इट माइट बी अ रिक्वेस्ट कि यार मैं किसी के घर आई हूँ, मैं उसको कह रही हूँ आज बहुत ठंड है ना। अब या तो वो सुनने वाला स्मार्ट हो सकता है बहुत, जो मेरा इलोक्यूशनरी एक्ट समझ जाए कि लगता है मैं खिड़की वगैरह कुछ बंद कर दूँ, हवा आ रही है, इट माइट बी रिक्वेस्ट टू शट द विंडो, हो सकता है वो समझे ना। थर्ड इज परलोक्यूशनरी एक्ट। लिसनर पे क्या इफेक्ट हुआ? क्या लिसनर को समझ में आया या उसको कुछ समझ नहीं आया? तो अगर समझ आया तो उसने क्या किया? लिसनर ने विंडोज बंद कर दी, ये उसका परलोक्यूशनरी एक्ट था, ठीक है। सिंपल लोक्यूशनरी एक्ट। बोल सकते हैं लिटरली जो मैंने कहा। इलोक्यूशनरी क्या है? वॉट आई इंटेंडेड फंक्शन क्या था अटरेंस का? रिक्वेस्ट थी, वार्निंग था। परलोक्यूशनरी क्या है? What was the effect on the listener? What was it that was achieved by saying what I said? इसमें और डिटेल में आप जा सकते हो, जाना हो बहुत ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट गिव यू सरफेस लेवल पे। इलोक्यूशनरी एक्ट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑस्टिन ने क्लासिफाई किया स्पीच एक्ट्स को 5 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी था वर्डिक्टिव्स। वर्डिक्टिव्स क्या है? कोई वर्डिक्ट दे रहा है, कोई जजमेंट पास कर रहा है, आई फाइंड यू गिल्टी। सेकंड है एग्जर्सिटिव्स, मतलब कोई डिसीजन दे रहा है, गिविंग अ डिसीजन या गिविंग अ कमांड, आई अपॉइंट यू एज अ कैप्टन, व्हिच एक्सरसाइज हुआ। थर्ड है कमिसिव्स, कमिटिंग द स्पीकर टू अ फ्यूचर एक्शन, आई प्रॉमिस टू रिटर्न, आप कमिट कर रहे हो उसको। बिहेबिटिव्स, जब आप एटीट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर सोशल बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहे हो, आई अपोलोजाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, सोशल बिहेवियर। एंड फिफ्थ लास्ट इज एक्सपोजिटिव्स। एक्सपोजिटिव्स रिलेटिंग टू एक आर्ग्यूमेंट या कभी आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक्सपोजिटिव्स। आई आर्ग्यू दैट
सो एंड सो. टाइप्स ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट्स हैं ये 5. वर्डिक्टिव्स, exercitives, commissives, behabitives and expositives. ठीक है. तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था J.L. ऑस्टिन का, विच आई वॉन्टेड यू टू नो. स्पीच एक्ट थ्योरी इसको बोलते हैं. मेजर वर्क मैंने आपको बताया, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. लेक्चर्स पे बेस्ड है वो. सेंट्रल है ये, which was to speech act theory. It was central to that. तो इसमें to revise with locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act, types of illocutionary acts. ठीक है. commit कर रहे हो या directive दे रहे हो कोई, इनको कुछ और नाम्स, कई बार different names यूज़ हो जाते हैं. जैसे assertives भी कहते हैं. commit speaker to truth. It is raining. Assertive sentence. Simple. अच्छा, जॉन सियर्ल ने फर्दर इलोक्यूशनरी एक्ट्स को डेवलप किया था. जॉन सियर्ल ने, तो उन्होंने ये कुछ टाइप्स दिए थे. असर्टिव्स, डायरेक्टिव्स, कमिसिव्स, एक्सप्रेसिव्स और डेक्लरेशंस. ठीक है. जॉन सियर्ल का नाम लिख लो प्लीज. अनदर इंपॉर्टेंट नेम, go through it once. तो आज हम यही वाले करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका. 2 हमने मेजर थ्योरिस्ट्स कर लिए, डेलहाइम्स और J.L. ऑस्टिन, और कुछ मेजर टर्म्स कर लिए. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. ऑल्सो एग्ज़ाम आ गया है, MCQs का बैच शुरू हम लोग कर रहे हैं यूनिट वाइज. कल से शुरू हो रहा है, मंडे से. तो बी अ पार्ट ऑफ दिस. अगर आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, इवन इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट, इट्स ओके. कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल. सो यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस विद मी. टेलीग्राम पे हम लोग MCQs करेंगे, पहले यूनिट वाइज, बाद में मॉक टेस्ट करेंगे लास्ट में. सो जॉइन दैट. इट इज़ ओनली 500 rupees till your exam and you can get in touch with me over Telegram. Details आपको description box में मिल जाएंगी. Okay? See you in the next one. Please like, share, subscribe if you haven't yet.